हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑनलाइन स्टडी के इस आखिरी चरण पर हैं। हम लोग 22 अप्रैल 2020 से इस ऑनलाइन क्लास की शुरुआत किए थे और आज हम लोग 16 मई 2020 को अपने सिलेबस के लगभग खत्म करने की ओर है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का थर्ड पार्ट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पार्ट के बाद हम अपना इस ऑनलाइन स्टडी का आखिरी वीडियो लेक्चर हम आपको पोस्ट करेंगे, जो कि सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी पर होगा। स्टूडेंट, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस प्रकार से हमारे मैटर पर जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंसिडेंट होती है, तो मैटर पर जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होती है, मैटर और रेडिएशन के बीच इंटरेक्शन होता है और उसी इंटरेक्शन से होने वाले जो भी चेंजेस है, उन चेंजेस को स्टडी करके हम अपने सैंपल के बारे में जो भी हमारा रिजल्ट है, जो फाइंडिंग्स है, हम उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। इस टेक्निक की शुरुआत हम लोगों ने की थी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इस टेक्निक को सर सीवी रमन जी ने 1928 में दिया था और ये आज के टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। शुरुआत हम लोगों ने किया था रमन इफेक्ट की स्कैटरिंग से, क्योंकि रमन इफेक्ट पूरी तरह से लाइट की स्कैटरिंग पर डिपेंड करता है। स्कैटरिंग का मतलब है कि जैसे ये मेरा कोई एक मैटर है, ऑलराइट। अब इस मैटर के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद मैटर और रेडिएशन दोनों के बीच अगर कुछ इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन होने पर कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस कुछ ऐसा कि लाइट हमारी वहां पर तीन चीजें होंगी। मैंने आपको बताया था कि या तो लाइट सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, या तो लाइट सैंपल से टकराकर स्कैटर हो जाएगी, या फिर लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। तो रमन इफेक्ट पूरी तरह से, मैंने आपको बताया था कि रमन इफेक्ट पूरी तरह से लाइट की स्कैटरिंग पर डिपेंड करता है। स्कैटरिंग से मतलब ये है कि जब हमारे मैटर पर कोई रेडिएशन स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करते ही वो मैटर रेडिएशन को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर देती है। अब ये स्कैटरिंग कई तरीके से होती है, हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। स्कैटरिंग के बारे में आपको बताया था कि स्कैटरिंग को समझने के लिए हम लोगों ने दो बातें की थी। स्कैटरिंग हमारी दो तरीके से होती है, एक इलास्टिक कोलिजन और दूसरी इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि हमारा ये मैटर है, मैटर पर रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है। जितनी एनर्जी की रेडिएशन, फॉर एग्जांपल अगर 10 हर्ट्ज की रेडिएशन अगर मैटर पर स्ट्राइक हुई है, हमारा जो मॉलिक्यूल है, तो मैटर से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद जो स्कैटर की हुई लाइट है, दोनों की एनर्जी सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर 10 हर्ट्ज की लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है सैंपल पर, तो सैंपल से टकराने के बाद निकलने वाली जो रेडिएशन होगी वो भी 10 हर्ट्ज की ही होगी। और इसी पर आधार मैंने आपको बताया था कि हमारा रेले लॉ होता है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मेनली जो चीज़ है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो हमारा आकाश है, कभी आपको बहुत यदि आप बहुत सुबह सुबह देखें या शाम को देखें, तो आकाश हमारा काफी ज्यादा ऑरेंज दिखाई पड़ता है, ऑरेंज या थोड़ा सा रेड टाइप दिखाई पड़ता है। कारण उसका रेले स्कैटरिंग ही है। कभी जब आप समुद्र का पानी देखते तो आपको नीला दिखाई पड़ता है, उसका भी दूसरा रीजन है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम लोग रेले स्कैटरिंग की बात करते हैं कि रेले स्कैटरिंग के कारण ही जो आकाश है हमारा, कभी कभी वो हमको ऑरेंज या रेड दिखाई पड़ता है। कभी आपने सोचा कि और हमारा जो आकाश है वो हमको हरा क्यों नहीं दिखाई पड़ता, या हमको पीला दिखाई क्यों नहीं पड़ता? कारण ये है कि जो रेड कलर, जो ऑरेंज कलर है, आप कभी विजिबल रेंज का जो स्पेक्ट्रम देखें, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट की स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है। जब सूरज निकलता है तो उसकी जो लाइट रेज है हमारे एयर के पार्टिकल से जब टकराती है, तो रेड वेवलेंथ की जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। यही कारण है कि हमको कभी कभी जो आकाश है वो हमको रेडिश या ऑरेंज दिखाई पड़ता है। ऑलराइट, दूसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन की। इनइलास्टिक कोलिजन में हम लोगों ने बात किया था कि हमारे सैंपल पर कोई एक निश्चित एनर्जी की रेडिएशन इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद निकलने वाली जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, स्कैटर्ड, ऑलराइट, सो उसकी एनर्जी का मतलब स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी इंसिडेंट लाइट से कम होती है। मींस अगर 10 हर्ट्ज की लाइट यहाँ पर गई है तो यहाँ पर 8 हर्ट्ज की लाइट निकल सकती है। ऑलराइट, हम लोग बात करते हैं जल्दी से रमन स्पेक्ट्रम पर, चूंकि ये चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने आपसे इसका एक शॉर्ट व्यू दिया है। बात करते हैं तो रमन इफेक्ट की। देखिए रमन इफेक्ट बहुत सिंपल है
लेकिन ये चीज बहुत खास बात है कि रमन इफेक्ट सारे मॉलिक्यूल नहीं देते, मतलब मिलियंस में लाखों करोड़ों में एक आध मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो हमें रमन स्पेक्ट्रम देगा। ये क्या होता है उसको समझते हैं। अगेन हमारा ये कोई एक मैटर है, इस पर एक निश्चित लेवल की निश्चित एनर्जी की, मतलब एनर्जी है तो मैं उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात कर सकता हूँ कि एक निश्चित एनर्जी की रेडिएशन पर एमिट होती है। तो यहाँ पर दो चीजें होंगी। एक तो होगा ये कि जैसे 10 हर्ट्ज की लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई तो निकलने वाली जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी 10 हर्ट्ज से कम हो सकती है, मतलब स्कैटर्ड रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इंसिडेंट रेडिएशन से कम हो सकती है। ये पहली कंडीशन है, मतलब 10 हर्ट्ज की लाइट इंसिडेंट हुई और यहाँ से निकलने वाली जो लाइट है वो 8 हर्ट्ज की है। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन कि उसी मैटर पर अगर हम सेम 10 हर्ट्ज की लाइट को अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये बनती है कि स्कैटर की हुई लाइट की जो एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट से बढ़ जाती है। मींस 10 हर्ट्ज की लाइट इंसिडेंट हुई किसी मैटर पर और मैटर से निकलने वाली रेडिएशन है इसकी एनर्जी 10 की जगह 15 हर्ट्ज होगी। यहाँ पर दो सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत आसान, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पहली कंडीशन में एनर्जी कम क्यों हुई, इसलिए क्योंकि 10 हर्ट्ज की लाइट जब हमारे मैटर पर पड़ी, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, तो दोनों के बीच इंटरेक्शन होने पर लाइट ने अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल को दे दिया। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एग्जांपल में कि यदि हम एक आधी भरी हुई फुटबॉल में, मतलब एक फुटबॉल इसमें हवा आधी भरी हुई है, यदि हम उसमें एक बॉल से यदि हम उसको स्ट्राइक करें तो जिस फोर्स जिस एनर्जी से हमारी वो टेनिस की बॉल उस बॉल को स्ट्राइक करेगी उसकी एक एनर्जी होगी, लेकिन फुटबॉल से टकराने के बाद जब बॉल कहीं पर जाएगी तो उसकी स्पीड, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल ने अपनी एनर्जी उस फुटबॉल में ट्रांसफर कर दी है। ये एक कंडीशन है जो मैंने आपको पहले बताया था। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये हो सकती है कि जितने एनर्जी की हमने लाइट दी उससे ज्यादा एनर्जी की निकली, मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी है रेडिएशन पर। ऑलराइट, सो स्टूडेंट यही है रमन इफेक्ट। इसको मैं एक आध शब्द के बारे में और आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली जो कंडीशन थी, जैसे कि मैं मान लेते हैं ये हमारी इंसिडेंट जो रेडिएशन की है, मैंने इसकी एनर्जी को E1 नाम दे दिया, इसको हमने E2 नाम दे दिया। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो स्कैटर्ड रेडिएशन है इसकी एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन से कम है। इसे कहा जाता है स्टोक्स लाइन या स्टोक्स शिफ्ट। और यदि स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी से ज्यादा होती है तो ये कहलाता है एंटी स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक शिफ्ट भी हम इन्हें कह सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको एक जनरल व्यू दिया था। अब हम इसको थोड़ा सा एनर्जी जो एनर्जी का जो एक ट्रांजिशन स्टेट वाला जो डायग्राम है, जबलॉन्स्की डायग्राम, थोड़ा सा हम लोग उसके थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी E0 स्टेट है, इस ग्राउंड स्टेट है, एनर्जी की ग्राउंड स्टेट है। ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और ये हमारी वर्चुअल एक्साइटेड स्टेट है। ये जो हमारी होगी ये हमारी वर्चुअल एक्साइटेड स्टेट होगी। ऑलराइट, ये ग्राउंड स्टेट है जिसको हमने E0 से रिप्रेजेंट किया है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है जिसको हमने E1 से रिप्रेजेंट किया है। और ये वर्चुअल, मतलब ये एक इमेजिनरी स्टेट कह सकते हैं जो एक्साइटेड स्टेट से भी ऊपर की स्टेट होगी। ऑलराइट, तो यदि हम कहते हैं कि मेरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है और हम अपने मॉलिक्यूल पर यदि हम कोई एनर्जी को इंसिडेंट करते हैं तो नॉर्मली होगा क्या कि मेरा ये मॉलिक्यूल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके ये चला जाएगा वर्चुअल स्टेट पर। ऑलराइट, अब चूंकि जो एक्साइटेड स्टेट है वो ऑलरेडी हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट पर आएगा सेम एनर्जी को एमिट करते हुए। ऑलराइट, मतलब जितना हमारे मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उतना ही एनर्जी उसने एमिट कर दिया एक्साइटेड से वापस आने के, मतलब यहाँ पर हमारी एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारा कहलाता है इलास्टिक कोलिजन, मतलब कि यहां हम लोगों ने बात किया है रेले स्कैटरिंग की। और स्टूडेंट, अब यदि हम कहते हैं कि ये मेरा कोई एक मॉलिक्यूल है, इस पर हमने रेडिएशन को एमिट किया, रेडिएशन को इंसिडेंट किया, विशेष सी बात है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद ये चला जाएगा वर्चुअल
वर्चुअल एक्साइटेड स्टेट पर। ठीक है, अब वर्चुअल एक्साइटेड स्टेट से, क्योंकि वो अनस्टेबल स्टेज है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से जब वापस आएगा नीचे की ओर, तो ये ग्राउंड स्टेट पे नहीं आएगा, बल्कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर चला जाएगा। ऑलराइट, तो यहां पर क्या है, एक एनर्जी डिफरेंस मींस हमारे जो मॉलिक्यूल है, जितना एनर्जी इसको मिली, जितनी एनर्जी इसको इंसिडेंट हुई, वापस आने पर एनर्जी का मतलब इतनी ही एनर्जी यहां पर निकली, इतनी एनर्जी का लॉस हो गया। मतलब यहां पर स्कैटर्ड रेडिएशन की जो मतलब जो वापस आने की जो एनर्जी होगी हमारी लाइट की, वो इंसिडेंट की के कंपैरिजन में कम होगी। तो ये हमारा कहलाता है स्टोक्स लॉ या स्टोक्स लाइन, बेसिकली हम कह सकते हैं इसको। राइट, और तीसरी ये हमारा होगा इनएलास्टिक कोलिजन। इनएलास्टिक कोलिजन क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। राइट, अब तीसरी कंडीशन ये बनती है कि यदि हमारा मॉलिक्यूल पहले से एक्साइटेड स्टेट में है, लाइट को एब्जॉर्ब करके ये चला जाता है मेरा वर्चुअल सेल स्टेट में, और जब ये वापस से स्टेबिलिटी के लिए जब वापस से रिटर्न होता है, तो ये वापस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आने की बजाय ये ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। मतलब इसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उससे ज्यादा एमिट की, मतलब रिटर्न होने वाले लाइट की एनर्जी एक्साइटेड स्टेट पर जाने वाली एनर्जी से ज्यादा है। मतलब कि ये है हमारा एंटी स्टोक्स लाइन, और ये भी हमारा इनएलास्टिक कोलिजन है। स्टूडेंट्स, यही है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट यही है कि किसी मॉलिक्यूल पे जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो हमारी लाइट या तो हमारा लाइट जब मैटर से टकराती है और लाइट की स्कैटरिंग होती है, तो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी अगर इंसिडेंट लाइट से कम है या ज्यादा है, ये है हमारा बेसिकली रमन इफेक्ट। और इसी को यूज करके, चूंकि ये जो प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल में किसी एक में होती है। सारे मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, रमन इफेक्ट सब शो नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो ये जो स्टोक लाइन एंटी स्टोक लाइन जो मैंने जितना आपको बताया ज़ेब्लॉन्स्की डायग्राम के थ्रू, यही है बेसिकली रमन इफेक्ट, और इसी के थ्रू हम मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी की स्टडी कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये रमन इफेक्ट समझ में आया होगा। आप कुछ चीजों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। रेले स्कैटरिंग क्या है, इलास्टिक क्या है, स्टोक्स लाइन क्या है, एंटी स्टोक्स क्या है। ऑलराइट, इसको यदि आप समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि इस तीनों पार्ट को देखने के बाद रमन इफेक्ट और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको समझने में हेल्पफुल होगी। सो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग अपने अगले वीडियो मिलेंगे सर्कुलर डायफ्यूजन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसके अपने अलग सिग्निफिकेंस है, अपना अलग एक इंपॉर्टेंस है। वहां हम लोग बात करेंगे लाइट के पोलराइजेशन पर, कि कैसे लाइट की पोलराइजेशन को यूज करते हुए हम अपने सैंपल की स्टडी कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप उसे पूछे जरूर। थैंक यू सो मच।